हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल माँ वंदना केमिस्ट्री क्लासेस। ओके, क्लास 12th के लिए लास्ट जो हमने क्लास की थी जो कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की थी, या यूँ कहें कि हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जो इंट्रोडक्शन किया था उसके अंदर हमने देख लिया था बेसिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को किस तरीके से पढ़ा जा सकता है। ठीक है, कुछ टर्म्स थी उसके अंदर, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की स्टार्ट कहाँ से की गई थी या फिर सबसे पहले इसको पढ़ा क्यों गया था। ठीक है, वो सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली थी लास्ट क्लास में। जिन्होंने भी नहीं पढ़ा है उस वाली वीडियो को नहीं देखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर गिवन है, जाके जल्दी से उस वीडियो को देख लीजिए। उसके बाद में ये वाली वीडियो देखिए ताकि आपको लिंक रहे और आपको इजीली समझ आ जाए। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं क्या, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ठीक है, अब देखिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जब स्टार्ट हुए थे तो उसके अंदर सबसे पहला क्वेश्चन आया था कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है उनकी डिस्कवरी कब की गई थी, क्यों की गई थी और कैसे हुई थी। ठीक है भाई, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड तो नाम उसको बहुत लेट दिया गया था। उससे पहले जो डिस्कशन हुआ था उसमें दो चीज़ें आई थी। ठीक है, सबसे पहले आया था डबल सॉल्ट और उसके बाद में आया था कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। ठीक है, इन दो सॉल्ट्स की बात की गई थी, पहला है डबल सॉल्ट और दूसरा है क्या, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। अब देखिए दिमाग में ये आया सबसे पहले कि डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट होते क्या हैं। उन्हीं डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट की वजह से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की क्या की गई थी, डिस्कवरी की गई थी। ठीक है भाई, सबसे पहले हम डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट की बात करेंगे। एक तरफ लिख लो डबल सॉल्ट, ठीक है, और एक तरफ लिख लो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। ठीक है, दोनों है बहुत अलग अलग, लेकिन इन्हीं दोनों की वजह से ही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की क्या की गई थी भाई, डिस्कवरी हुई थी और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अपने एक ब्रांच बनी थी। ठीक है, सबसे पहले देखिए कॉम्प्लेक्स सॉल्ट की बात करते हैं तो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट क्या होते हैं। ठीक है, ये दोनों एक तरीके के सॉल्ट्स हैं, बस डिफरेंस इनके अंदर 3-4 तरीके के हैं जिस वजह से हम इन्हें डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले डबल सॉल्ट की बात करते हैं। डबल सॉल्ट जो होता है ये क्या होता है, एक ऐसा सॉल्ट है जो मोर देन 2 सॉल्ट्स या फिर मोर देन 1 सॉल्ट से बना हुआ होता है। ठीक है, एक से ज़्यादा सॉल्ट इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं और उनका मिक्सचर होता है ये। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं मिक्सचर ऑफ मोर देन 1 सॉल्ट। ठीक है भाई, डबल सॉल्ट क्या होता है भाई, ये एक ऐसा सॉल्ट है जो एक से ज़्यादा सॉल्ट का बना हुआ होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स सॉल्ट की। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट क्या होते हैं भाई, मेड अप ऑफ ओनली 1 काइंड ऑफ सॉल्ट। ठीक है, एक तरीके के सॉल्ट से ही बना हुआ होता है ये। अभी मैं आपको इसके एग्जांपल्स बताऊंगी तो आपको सारे पॉइंट्स इजीली क्लियर हो जाएंगे। अभी इतना समझिए, डबल सॉल्ट जो होते हैं वो एक से ज़्यादा सॉल्ट के बने हुए होते हैं और जो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट होते हैं वो क्या होते हैं भाई, एक ही सॉल्ट के बने हुए होते हैं। ठीक है भाई, अब बढ़ते हैं सेकेंड पॉइंट की तरफ। सेकेंड पॉइंट क्या कहता है कि जब भी इन डबल सॉल्ट को पानी में घोला जाता है, ठीक है, कोई भी डबल सॉल्ट ले लिया है हमने, उसको पानी में घोल दिया, तो पानी में घुलने के बाद में वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स या आयंस में ईजिली टूट जाता है। ठीक है, यानी कि when dissolved in water it gets dissociated into its constituent एलिमेंट्स या फिर आयंस। ठीक है, अपने कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स या फिर आयंस के अंदर इजीली टूट जाता है और सारे के सारे क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। ठीक है भाई, अब हम इसके बारे में बात करते हैं। इसको जब पानी में घोला जाता है, जब भी कॉम्प्लेक्स सॉल्ट को पानी में घोला जाता है तो ये पानी के अंदर सॉल्युबलाइज नहीं होता है, जिस वजह से अपने कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस के अंदर नहीं टूटता है। ठीक है, डू नॉट डिजॉल्व इन वाटर, therefore it does not dissociates into its constituent
ओके, इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स। ठीक है, ये क्या है, पानी में नहीं घुलता है, पानी में नहीं घुलता तो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स और आयंस जो है उनके अंदर नहीं टूटता है, इजी सी बात है। ठीक है, अब देखिए इसी पॉइंट से रिलेटेड है नेक्स्ट वाला पॉइंट। नेक्स्ट वाला पॉइंट क्या कहता है भाई, कि जब भी ये पानी में घुल जाता है तो अपने आयंस में टूट जाता है। अब जब ये आयंस में टूट गया है तो वो हर एक आयन अपना अलग टेस्ट देगा कि नहीं देगा। जैसे कि मैं आपको एक एग्जाम्पल बता देती हूँ यहीं पे। फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं पोटाश एलम की। पोटाश एलम क्या है, पीछे भी हम वीडियोस में देख चुके हैं। पोटाश एलम होता है फिटकरी, इसका फॉर्मूला होता है KAlSO4 2.12H2। ठीक है, अब होता क्या है, जब भी इसे पानी में घोला जाता है, सबको पता है फिटकरी को हम पानी में घोल सकते हैं, सॉल्युबलाइज होती है फिटकरी पानी के अंदर। अब सबको पता भी होगा कि अभी तो खैर हमारे घर पे फिल्टर्स वगैरह हैं, ठीक है, अभी हम लोग RO वगैरह प्योरीफायर्स वगैरह यूज़ करते हैं। लेकिन पहले के टाइम पे जब RO प्योरीफायर्स नहीं थे तो उस टाइम पे वाटर का प्योरीफिकेशन कैसे किया जाता था, पोटाश एलम डालते थे। जो भी पानी आता था डायरेक्ट उसके अंदर क्या किया जाता था, पोटाश एलम डाल दिया जाता था और पानी को क्या माना जाता था, प्योरीफाई माना जाता था। और उस पानी को पहले के लोग क्या करते थे, पी लेते थे। ठीक है, ड्रिंकिंग के लिए उसको काम में लेते थे। अब देखिए इसमें क्या होता है, जब भी इसको वाटर के अंदर सॉल्युबलाइज किया जाता है, ठीक है, जैसे इसको पानी के अंदर घोला जाता है तो ये क्या होता है, अपने कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस में टूट जाता है। एल्यूमिनियम +3, ठीक है, SO4-2। इस तरीके से वाटर को क्या कर रहे हैं हम, वाटर को हम एज अ कॉन्स्टिट्यूएंट्स लेते हैं तो उसको हम नहीं देखते हैं। तो पानी में घोला तो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट में टूट गया। अब होता क्या है भाई, जब भी हम इन कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स आयंस की इनकी बात करते हैं, ठीक है, इनका सबका अपना एक अलग टेस्ट होता है। अभी आप लोग 12th के अंदर जब अपने प्रैक्टिकल्स करोगे तब आपके आगे प्रैक्टिकल्स आएंगे फंक्शनल ग्रुप का आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, उसके लिए क्या होते हैं, कुछ टेस्ट होते हैं, वो टेस्ट आपको याद करने होंगे। ठीक है, जैसे किसी के अंदर अल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट है तो वो ये वाला टेस्ट पॉजिटिव देगा, अगर अल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट नहीं है तो ये टेस्ट नेगेटिव देगा। एक फिक्स टेस्ट होता है हर किसी का। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आयोडीन जो है कुछ चीज़ों के अंदर डाला जाता है और वो आयोडीन, जैसे मान लो पोटेशियम है, ठीक है, पोटेशियम के अंदर आयोडीन घोला जाता है। ठीक है, या फिर यूँ कहें कि पोटेशियम जो होता है उसको आयोडीन के साथ में मिक्स किया जाता है, दोनों मिल जाते हैं, पोटेशियम आयोडाइड बन जाता है पर्पल कलर का। तो अगर किसी सॉल्यूशन के अंदर पोटेशियम प्रेजेंट होगा तो वो आयोडीन से जुड़ेगा, आयोडीन से जुड़ेगा तो सॉल्यूशन का कलर क्या हो जाएगा, पर्पल हो जाएगा। ठीक है, पर्पल हो जाएगा, बैंगनी टाइप हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि उस सॉल्यूशन के अंदर आयोडीन प्रेजेंट है, इसने अपना टेस्ट दे दिया पॉजिटिव। बिल्कुल उसी तरीके से इन तीनों आयंस का जब हम टेस्ट करते हैं अलग अलग से, पोटेशियम का अलग, एल्यूमिनियम का अलग, सल्फेट आयन का अलग, तो उसके अंदर हमें पता चलता है कि तीनों अपने अलग अलग टेस्ट क्या देते हैं, पॉजिटिव देते हैं। इसका मतलब ये कि ये वाटर के अंदर इजीली सॉल्युबल हो गए हैं और इनकी अपनी अपनी इंडिविजुअलिटी प्रेजेंट होती है, यानी कि ये अपनी इंडिविजुअलिटी मेंटेन रखते हैं, ख़त्म नहीं करते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिख लिया है पोटाश एलम का। पोटाश एलम ध्यान रखना भाई, इसके अंदर आपको याद रहना चाहिए कि पोटाश एलम जो है इसका एग्जाम्पल है। अब हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या कहता है, दे डू नॉट लूज देयर इंडिविजुअलिटी and give their tests and give their tests पॉजिटिव कर लेते हैं इसको। ठीक है, give their tests पॉजिटिव। ठीक है भाई, समझ आ गई ये चीज़। इस तरीके से ये अपनी इंडिविजुअलिटी मेंटेन रखता है। अब हम बात करते हैं इस वाले पॉइंट की। इसके अंदर हम एग्जाम्पल लेते हैं पोटेशियम फेरोसाइनेट, पोटेशियम फेरोसाइनाइड। ठीक है भाई, अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका होता है K4FeCN6। अब आप लोग सोच रहे होंगे इसके नाम कैसे हुआ पोटेशियम, ये तो इसका कॉमन नेम हो गया है, ये तो इसका क्या है, एक तरीके से कॉमन नेम नहीं है इसका, पोटेशियम फेरोसाइनाइड ये हमने इसके नेम से बताया है, तो ये कॉमन नेम ना होकर क्या हो गया, एक तरीके से ट्राइबल नेम हो गया है। अब देखिए ये इसके जो नाम है इसके ऊपर मत जाइए पोटेशियम फेरोसाइनाइड पे, ये मैं आपको आगे जब हम फर्दर चैप्टर के अंदर बढ़ेंगे तो आपको आराम से मैं इसकी नेमिंग बताऊंगी, हर एक कंपाउंड की नेमिंग होगी और हर एक नेमिंग के अपने रूल्स होंगे। जैसे कि आपने 11th क्लास के
अंदर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की होगी, उसमें IUPAC नॉमेनक्लेचर है, बिल्कुल उसी तरीके से इनका अपने नॉमेनक्लेचर के कुछ रूल्स हैं, वो मैं आपको बताऊंगी। अभी आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि पोटेशियम फेरोसाइनाइड किसे बोला जाता है, K4FeCN6 को बोला जाता है, ठीक है। अब देखिए भाई, जैसे ही इसको वाटर के अंदर सॉल्युबलाइज किया जाता है तो होता क्या है, ये वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं होता है एक्चुअली में। जैसे वो टूटा था वैसे इसको भी पोटेशियम के अंदर Fe+2 के अंदर, ठीक है, और Cn- के अंदर इस तरीके से टूटना चाहिए। लेकिन कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स जो होते हैं वो कभी भी वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं होते हैं, जिस वजह से वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स और आयंस के अंदर नहीं टूटते हैं, और ना टूटने की वजह से वाटर के अंदर ये सॉल्युबल नहीं होते, और ना टूटने की वजह से ये अपने टेस्ट्स भी पॉजिटिव नहीं देते हैं। यानी कि अगर हम इनके अलग अलग टेस्ट लगाएं, जैसे हमने यहाँ पे पोटेशियम का लगाया था तो वो पॉजिटिव आएगा, जब हमने यहाँ पे पोटेशियम का लगाया तो वो पॉजिटिव नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये टेस्ट्स पॉजिटिव नहीं देते हैं, क्योंकि ये अपने कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस में नहीं टूटते, और इनकी इंडिविजुअलिटी, जैसे ये कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बन जाते हैं इनकी इंडिविजुअलिटी खत्म हो जाती है, ये अपनी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो खो देते हैं। फिर ये जो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बना है यहाँ पे, ये उसी के कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर क्या करते हैं भाई, रहते हैं। समझ आ गई ये चीज़ आपको? चलिए अब हम इसका पॉइंट लिख लेते हैं, लास्ट थर्ड वाला जो है, दे लूज देयर individuality when converted into complex salt। ठीक है भाई, समझ आ गई ये चीज़ आपको? बहुत इजी है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। कभी कभी कॉम्प्लेक्स सॉल्ट और डबल सॉल्ट के बीच में डिफरेंशिएशन पूछ लिया जाता है, आपको ये आना चाहिए अच्छे से, ठीक है भाई। अब देखिए, अब बात आती है कि मैम अब आप लोग तो ये कहेंगे कि हमें तो कोई डबल सॉल्ट कॉम्प्लेक्स सॉल्ट दे दिया जाए तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये वाला डबल सॉल्ट है, ये वाला कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है, हमें कैसे पता चलेगा? हम तो टेस्ट नहीं कर सकते। तो अब इसको ध्यान रखने की एक छोटी सी चीज़ मैं आपको बता देती हूँ। डबल सॉल्ट जो होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, बिल्कुल इस तरीके से ओपन प्रेजेंट होते हैं, और इनके बीच में जो बॉन्ड बनती है वो या तो कोवलेंट बॉन्ड बनती है या फिर इनके बीच में आयनिक बॉन्ड बनती है। समझ आ गई ये चीज़? ये जो बनता है कॉम्प्लेक्स सॉल्ट जो बनते हैं ये हमेशा इस तरीके से ब्रैकेट में होते हैं। अब इसमें देखो, आप लोगों को अलग अलग टाइप के सॉल्ट्स मिल रहे हैं, ठीक है, इसके अंदर ये एक ही तरीके के सॉल्ट से बना हुआ है, ठीक है। इस तरीके से आप इन दोनों के बीच में डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। इसमें कोई भी बिग ब्रैकेट जो होते हैं, जैसे ये कोऑर्डिनेशन एंटिटी में प्रेजेंट होते हैं, वैसे ये वाले कोऑर्डिनेशन एंटिटी के अंदर प्रेजेंट नहीं होते हैं, ये खुले प्रेजेंट होते हैं, और ये वाले बिल्कुल एकदम पैक्ड कोऑर्डिनेशन एंटिटीज़ के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है भाई। अब हुआ क्या था, जब इन दोनों सॉल्ट्स की डिस्कवरी हुई तो देखा गया इसके अंदर नॉर्मल बॉन्डिंग प्रेजेंट है, जो होती है जैसे कोवलेंट हो गई, आयनिक बॉन्डिंग हो गई, वो नॉर्मल प्रेजेंट होती है। ये जो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है इसके अंदर जो बॉन्डिंग प्रेजेंट है वो नॉर्मल बॉन्डिंग नहीं थी, तो इसकी बॉन्डिंग की डिस्कवरी की गई और देखा गया एक्सपेरिमेंट्स करके कि इसकी बॉन्डिंग अलग क्यों है, ऐसा क्यों हुआ है, ठीक है। जब इनकी बॉन्डिंग देखी गई, इनके बीच में इस सेंट्रल एटम की इस लिगेंड्स के साथ में बॉन्डिंग देखी गई, तो पता चला कि इनके बीच में कौन से तरीके की बॉन्ड प्रेजेंट है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड प्रेजेंट है, जिसमें जो सेंट्रल एटम है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीटली अपने लिगेंड्स को ट्रांसफ़र कर रहा है, ठीक है। इस वजह से इस तरीके के जो भी कॉम्प्लेक्स सॉल्ट थे इन्हें बाद में नाम दे दिया गया, इन्हीं कॉम्प्लेक्स सॉल्ट को बाद में नाम दिया गया क्या, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है। और इनकी अपनी एक अलग ब्रांच बन गई जिसे कहा गया क्या, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। मतलब कि ये जो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स हैं इन्हीं को बोला जाता है क्या, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। समझ आ गई? या फिर कोऑर्डिनेशन सॉल्ट, ठीक है भाई। बहुत इजी है, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है, सब कुछ इजी है, ये दोनों स्टेप्स इजी हैं, आराम से आपको कर लेने हैं। जिन्होंने स्क्रीनशॉट लेना है इसका जल्दी से ले लीजिए वीडियो पॉज करके, और जिन्होंने नहीं लेना है वो आप लिख रहे हैं तो अच्छी बात है। ये चीज़ें, ये जो नोट्स हैं ये बहुत ज़रूरी हैं आपके लिए। देखिए बुक्स सबके पास में अवेलेबल होती हैं, लेकिन उन बुक्स में से भी आपको कौन सा मैटर आपके काम का है कौन सा नहीं है वो आपको समझ में आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसीलिए आप देखते होंगे स्कूल के अंदर जब आपको पढ़ाते हैं तो आपको कहा जाता है नोट्स बना कर लाइए। नोट्स बना के लाने को क्यों कहते हैं, क्योंकि उसमें सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आ जाती हैं जिससे कि आपको प्रॉब्लम नहीं होती है
और आप इजीली उसको क्या कर पाते हैं, एग्ज़ाम के टाइम पे पढ़ पाते हैं। वरना पूरी बुक पढ़ने में आपको बहुत टाइम लग जाए और एग्ज़ाम में वो पूरी भी नहीं हो पाएगी। ठीक है, चलिए भाई, अब देखिए डबल सॉल्ट देख लिया हमने, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट देख लिया, दोनों चीज़ें हमने देख ली हैं। अब बात आती है कि इन कॉम्प्लेक्स सॉल्ट या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में सबसे पहले एक्सप्लेन किसने किया था। तो बात करते हैं हमारे साइंटिस्ट जो है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था, एल्फ्रेड वर्नर। ठीक है, एल्फ्रेड वर्नर ने सबसे पहले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में समझाना शुरू किया था और उन्होंने अपनी कुछ थ्योरीज दी थी। उनकी थ्योरीज के हिसाब से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो होते हैं उनमें दो तरीके की वैलेंसीज होती है, एक तो होती है प्राइमरी वैलेंसी और एक होती है सेकेंडरी वैलेंसी। अब देखो भाई, प्राइमरी वैलेंसी सेकेंडरी वैलेंसी क्या है उसको समझने से पहले एक एग्जाम्पल समझो, छोटा सा एग्जाम्पल है और आपको समझ भी आ जाएगा ईजिली, आई होप सो। ठीक है, यहाँ पे है हमारे पास में कोबाल्ट, ये है, सॉरी ये एरोज यहाँ नहीं, ये है कोबाल्ट और ये एरोज इस तरीके से होंगे, ये NH3 यहाँ पे हम जोड़ेंगे। ठीक है भाई, ये NH3 यहाँ पे जुड़ गया NH3, 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 यहाँ पे जुड़ गया NH3 और यहाँ है हमारे पास में Cl3। समझ आ गई भाई? ये एग्जाम्पल लिया था एल्फ्रेड वर्नर ने। ठीक है, और उसने इस एग्जाम्पल के थ्रू ही बताया था कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में दो तरीके की वैलेंसीज होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी। ठीक है, अब उन्होंने क्या किया था भाई, सबसे पहले उन्होंने क्या किया था, इसको हम कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, COCl3 डॉट NH3 ठीक है, इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। सबसे पहले एल्फ्रेड वर्नर ने क्या किया था, इन्होंने ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है इसको लिया और इसको मिक्स कर दिया, किसके साथ में, इसको मिक्स किया AgNO3 के साथ में, जो कि क्या है, सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट के साथ में इसको इन्होंने क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। जैसे इन्होंने सिल्वर नाइट्रेट के साथ में मिक्स किया, हमारे पास में कुछ प्रोडक्ट्स बने। ठीक है, इधर कुछ बना, इधर कुछ बना। हमारा मेन रीज़न, हमारा मेन जो फोकस है वो इन प्रोडक्ट्स पे ना होकर हमारा मेन फोकस होना चाहिए इसके ऊपर, किसके ऊपर, AgCl के ऊपर, जो कि बना है हमारा क्या, प्रेसिपिटेट। ठीक है, इस पे फोकस क्यों होना चाहिए, हमें देखना है कि इसके कितने मोल्स बने हैं। ठीक है, यहाँ पे ये जो रिएक्शन होती है इसके अंदर इसके 3 मोल्स बनते हैं। ठीक है, अभी देखते जाइए, आगे से आगे कंफ्यूज मत होइए कि ये क्या हो रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं सेकंड टाइम इन्होंने लिया COCl3 डॉट NH3 की जगह इस बार इन्होंने ले लिया क्या, NH3 और NH3 लेने के बाद में सेम वही इन्होंने क्या किया, AgNO3 डाला एज अ प्रेसिपिटेट। जैसे AgNO3 डाला, इसके अंदर AgNO3 डाला एज रिएजेंट, AgCl के प्रेसिपिटेट बने, यहाँ पे AgCl के प्रेसिपिटेट बने। पिछली बार 3 मोल्स बने थे, इस बार बने हैं 2 मोल्स। ठीक है भाई, नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट वाली रिएक्शन जब इन्होंने की, इन्होंने क्या किया, COCl3 डॉट NH3 ले लिया इस बार। ठीक है, जो अमोनिया के मॉलिक्यूल्स हैं या फिर जो अमोनिया है वो इस बार इन्होंने 4 ले लिया है और यहाँ पे वही सेम चीज़ AgNO3 डाला गया। जैसे ही AgNO3 डाला गया, इसके अंदर प्रेसिपिटेट बने। अब आप लोगों को पता चल गया प्रेसिपिटेट कितना बना है, AgCl के प्रेसिपिटेट बने हैं क्या, 1 मोल बना है, 1 मोल ऑफ AgCl प्रेसिपिटेट। ठीक है, अब आप तुक्का लगा रहे हो, ये 3 to 1 वाला, आपको ये पता नहीं है कि ये क्यों बने हैं, वो मैं अभी बताऊंगी, डोंट वरी। ठीक है, अब लास्ट में इन्होंने एक रिएक्शन की जिसके अंदर COCl3 डॉट NH3 लिया यहाँ पे, और इस बार इन्होंने बिल्कुल वही किया, AgNO3 एज अ प्रेसिपिटेट डाला। ठीक है, क्या डाला इसके अंदर प्रेसिपिटेट, सिल्वर नाइट्राइड जो कि है AgNO3। जैसे ही AgNO3 डाला, डालते ही इसके अंदर प्रेसिपिटेट AgCl का कुछ भी नहीं पता बना, यानी कि नो PPT इज़ फॉर्म्ड, इसके अंदर कोई भी प्रेसिपिटेट नहीं बना। हाँ बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, आपको पता था नो प्रेसिपिटेट, लेकिन ये क्यों हो रहा है, इसका रीज़न क्या है वो अब हम समझेंगे। देखिए भाई, सबसे पहले जो हमारे एल्फ्रेड वर्नर हैं, इन्होंने कहा था 2 तरीके की वैलेंसी होती है इसके अंदर, एक होती है प्राइमरी और दूसरी होती है कौन सी, सेकेंडरी। ठीक है, प्राइमरी और सेकेंडरी जो वैलेंसीज होती हैं, उन वैलेंसीज के अंदर भाई एक डिफरेंस होता है, एक नहीं खैर बहुत सारे डिफरेंस होते हैं। सबसे पहला डिफरेंस ये होता है कि जो प्राइमरी वैलेंसी होती है वो क्या होती है, नॉट फिक्स्ड।
इसका जो नंबर है कभी भी फिक्स्ड नहीं होता है, और जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है ये हमेशा क्या होती है, फिक्स्ड होती है। प्राइमरी वैलेंसी कभी भी फिक्स नहीं होती है, चेंज होती रहती है। सेकेंडरी वैलेंसी जो होती है वो हमेशा फिक्स होती है। अब देखिए यहाँ पे कोबाल्ट क्या है, कोबाल्ट है यहाँ पे सेंट्रल मेटल एटम, और जो ये NH3 है वो क्या है, लिगेंड्स है, ठीक है। अब होता क्या है, हर एक सेंट्रल मेटल एटम का अपना फिक्स कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, ठीक है। अब बात आती है मैडम कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर वो होता है जितनी उसके कोऑर्डिनेट बॉन्ड के साथ में लिगेंड जुड़े हैं। यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड के साथ में कितने लिगेंड जुड़े हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 3 ये हो गए, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर, कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 9, है ना। बिल्कुल गलत, 9 नहीं है। इसके अंदर लिगेंड कितने जुड़े हैं, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे इस बॉन्ड के साथ में, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है जो एरो बने हैं, इन कोऑर्डिनेट बॉन्ड के साथ में कितने NH3 जुड़े हैं, 6। इसलिए हुआ क्या भाई, जो हमारा सेंट्रल मेटल एटम है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6 है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। और ये हमेशा अपना कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो फिक्स रखेगा, ना तो कम करेगा ना ज़्यादा करेगा, ठीक है। हमेशा 6 है तो 6 ही रखेगा, ठीक है। अब बात आती है इसके अंदर, एल्फ्रेड वर्नर ने क्या किया, ये वाला जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है इसमें AgNO3 डाला, साइड के कुछ प्रोडक्ट्स बने, हमारा रिलेशन उससे नहीं है, हमें फोकस इस पे करना है। AgCl बना इसके अंदर 3 मोल्स। अब देखिए AgCl क्यों बना 3 मोल्स, यहाँ पे NH3 6 के 6 प्रेजेंट है, कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है जो कि फिक्स हो गया है, ठीक है। मतलब इसको ना तो अब बढ़ाने या ना घटाने, तो 6 रहेंगे। इसके पास में ये वाले जो क्लोरीन है ये फिक्स बचे, फ्री बचे हुए हैं, काम के नहीं है इसके, तो ये क्या करता है, इन 3 क्लोरीन को निकालता है, जिस वजह से यहाँ पे 3 मोल बनते हैं AgCl के। समझ आ गई इतनी चीज़। सेकंड पॉइंट पे चलते हैं, COCl3 NH3 5, ठीक है। यहाँ पे अब NH3 5 हो गया, यानी इसने क्या किया, एक NH3 को हटा दिया था। अब कोबाल्ट को क्या करना पड़ेगा, अपना कोऑर्डिनेशन नंबर मेंटेन रखना पड़ेगा, इसको 6 का 6 रखना पड़ेगा। तो ये क्या करेगा, इस वाले क्लोरीन को अंदर की तरफ ले आएगा, और ये क्लोरीन यहाँ आके यहाँ पे बैठ जाएगा, ठीक है। ये यहाँ बैठ गया। अब यहाँ बैठ गया तो यहाँ पे कितने हो गए भाई, 3 तो बचे नहीं, यहाँ पे 3 की जगह कितने बच गए, 2 बच गए। तो ये फ्री कितने बचे हैं, 2, इस वजह से यहाँ 5 हुआ, एक क्लोरीन ले लिया, इसके पास 2 बच गए, तो यहाँ पे 2 क्लोरीन आ गए, यानी 2 मोल AgCl के प्रेसिपिटेट बन गए। समझ आ गई ये चीज़। इसी तरीके से यहाँ पे 4 NH3 लिया, यानी कि फिर से क्या कर दिया, एक और रिमूव कर दिया, एक और रिमूव किया तो क्या हुआ, एक और Cl बाहर से अंदर आ गया। अब एक और Cl आया है अंदर, तो एक और Cl यहाँ बैठ गया, तो अब Cl का जो अमाउंट है वो कितना रह गया, यहाँ पे 1 ही रह गया। तो अब यहाँ पे 4 है, इसको 6 करने के लिए 2 चाहिए, 2 इसने ले लिए, बाहर 1 बच गया, तो इस वजह से यहाँ पे 1 मोल AgCl प्रेसिपिटेट बना। समझ आ गई ये चीज़। लास्ट में क्या किया इसने, 4 की जगह पे अब इस बार इसने ले लिए 3 लेने की वजह से एक और Cl यहाँ आ गया, और बाहर एक भी Cl नहीं बचा। बाहर एक भी Cl ना बचने की वजह से क्या हुआ, एक भी क्लोरीन फ्री नहीं है, ये सारे के सारे अंदर आ गए हैं, इस वजह से क्लोरीन फ्री नहीं है तो कोई भी प्रेसिपिटेट भी नहीं बनेगा। समझ आ गई ये चीज़, बिल्कुल वही चीज़ है। अब इस रिएक्शन को समझाने के बाद में एल्फ्रेड वर्नर ने कहा कि जो भी इस ब्रैकेट के अंदर 6 NH3 प्रेजेंट थे, ये 6 NH3 है, यूँ बोलें कि ये 6 जो है वो इसकी सेकेंडरी वैलेंसी है, यानी जो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर है वो इसकी सेकेंडरी वैलेंसी है। समझ आ गई ये चीज़। और बाहर अभी तो ये हमने Cl अंदर लिख दिए हैं, ये जब यहाँ Cl3 प्रेजेंट थे, यहाँ पे जब ये Cl3 थे, ये 3 जो है ये क्या है, इसकी प्राइमरी वैलेंसी, ठीक है। प्राइमरी वैलेंसी पहले 3 थी, फिर 2 हुई, फिर 1 हुई, मतलब प्राइमरी वैलेंसी फिक्स नहीं है। और वही ये कहा कि यहाँ पे प्राइमरी वैलेंसी फिक्स नहीं होती, सेकेंडरी वैलेंसी फिक्स होती है। 6 थी तो इसने हर हालत के अंदर 6 के 6 को मेंटेन किया है, चाहे कुछ भी हो जाए, कितने भी Cl लेने पड़े, इसलिए सेकेंडरी वैलेंसी क्या होती है, हमेशा फिक्स होती है। समझ आ गई ये चीज़ आपको, बहुत इजी है आई गेस। अगर नहीं आई है वापस बैकवर्ड कर लो वीडियो को और फिर से समझो, और जहाँ जो पॉइंट नहीं समझ आ रहा है ऑन पॉइंट वीडियो को स्टॉप करो और मुझे नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर दो। अगर आप में से कोई ऐसे भी स्टूडेंट हैं जिनके पास टेलीग्राम है या फिर जो टेलीग्राम यूज़ करते हैं, वो मेरे टेलीग्राम जो चैनल है उसको ज्वाइन कर लो, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है, माँ वंदना केमिस्ट्री क्लासेस के नाम से है। अगर आपको इस टॉपिक से नहीं, केमिस्ट्री के कोई भी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी
भी इशू हो वहाँ पे अपना क्वेश्चन ड्रॉप कर दीजिए, जैसे ही मुझे टाइम मिलता है मैं आपको वहीं पे उसका आंसर दे दूँगी, ठीक है भाई। अब देखिए फर्स्ट पॉइंट तो हो गया कि कभी भी वैलेंसी फिक्स नहीं होती है इसकी, और इसके अंदर क्या हो गया कि फिक्स होती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके सेकेंड पॉइंट की। सेकेंड पॉइंट क्या कहता है भाई, सेकेंड पॉइंट कहता है कि हमेशा प्राइमरी वैलेंसी जो होती है वो एक नेगेटिव आयन के थ्रू ही सेटिस्फाई होती है। किसके थ्रू? एक नेगेटिव आयन के थ्रू ही सेटिस्फाई होती है। और सेकेंडरी वैलेंसी जो है वो या तो न्यूट्रल या फिर एक नेगेटिव आयन के थ्रू सेटिस्फाई होती है। अब इस पॉइंट का मतलब क्या है भाई? इस पॉइंट का मतलब ये है कि अगर यहाँ पे क्लोरीन है, मान लो क्लोरीन कम है, यहाँ पे क्लोरीन 2 है, ठीक है, हमें एक और क्लोरीन की रिक्वायरमेंट है इधर, तो हम यहाँ पे एक और क्लोरीन जो लेकर आएंगे, वो क्लोरीन एक और आयन जो लेकर आएंगे वो हमेशा नेगेटिव चार्ज का होना चाहिए। जैसे OH माइनस हो गया, Cl माइनस तो है ही, F माइनस हो गया, Br माइनस हो गया, ठीक है। यानी कि इसको हटा के अगर हमें दूसरा आयन लाना है तो वो हमेशा एक नेगेटिव आयन ही होना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं सेकेंडरी वैलेंसी की, कि यहाँ पे NH3 को हटा के, NH3 अगर कम है उनकी जगह पे अगर हमें कोई दूसरा आयन रखना है तो दूसरा आयन या तो हम न्यूट्रल आयन रख सकते हैं या फिर हमेशा हम क्या रख सकते हैं? नेगेटिव आयन। हमने यहाँ से बाहर से लिया था, कौन सा था? Cl माइनस, जो कि नेगेटिव आयन है। यानी कि प्राइमरी वैलेंसी नेगेटिव आयन से सेटिस्फाई होती है, सेकेंडरी वैलेंसी जो है वो नेगेटिव या फिर न्यूट्रल आयन दोनों में से किसी के थ्रू भी क्या हो सकती है? सेटिस्फाई हो सकती है। नेगेटिव आयन दोनों के अंदर कॉमन रहेगा। समझ आ गई चीज़? ये कुछ पॉइंट्स इन्होंने बताए थे और इन पॉइंट्स की हेल्प से ही पता चला था कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो होते हैं उनके अंदर 2 तरीके की वैलेंसीज होती हैं। समझ आ गई चीज़? बहुत इजी है, आई गेस इसके अंदर कोई भी परेशानी वाली कोई चीज़ है ही नहीं। ईजिली आप बता सकते हैं इनके अंदर किस तरीके की वैलेंसीज प्रेजेंट होती हैं। कुछ आपको क्वेश्चन दिए रहते हैं जिसके अंदर वो पूछते हैं आपसे, ये शायद मेरे ख्याल से सबको समझ आ गया होगा। कुछ क्वेश्चन दिए रहते हैं जिसमें आपसे पूछा जाता है कि इसकी प्राइमरी वैलेंसी कितनी है और सेकेंडरी वैलेंसी कितनी है, और आपको दे दिया जाता है कि भाई AgNO3 डालने के बाद में प्रेसिपिटेट इसके अंदर इतना बन गया है। तो वो क्वेश्चन आपको आना चाहिए। मोस्टली वैसे रेयरली पूछा जाता है ऐसा क्वेश्चन, लेकिन बाय चांस अगर आपसे पूछ भी लिया जाए तो आपको आना चाहिए वो क्वेश्चन, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें PtCl2.4NH3, ठीक है, PtCl2.4NH3, ठीक है, ये क्वेश्चन है आपके पास में। और इस क्वेश्चन के अंदर आपको कहा गया है कि जब इसके अंदर AgNO3 डाला गया था, AgNO3 डालने के बाद में इसके अंदर जो प्रेसिपिटेट बना, कौन सा बना? AgCl, ठीक है। जो प्रेसिपिटेट बना तो प्रेसिपिटेट के मोल्स बने कितने? प्रेसिपिटेट के 2 मोल्स बने, ठीक है, 2 मोल्स बने हैं प्रेसिपिटेट के, जो कि है AgCl, ठीक है। तो अब बताओ कि इसके अंदर जो इसकी सेकेंडरी वैलेंसी है वो कितनी है। अब देखिए भाई, होता क्या है, हमने इसके अंदर हमने क्या किया? AgNO3 डाला, AgNO3 डालने के बाद में 2 मोल बन गए, तो 2 मोल यानी कि NH3 जो है यहाँ पे 4 प्रेजेंट है। इन्होंने 2 Cl थे, दोनों Cl को काम में नहीं लिया, 2 Cl प्रेजेंट थे इसके अंदर, दोनों को काम में नहीं लिया, तभी तो वो 2 यहाँ पे निकल गए, 2 मोल जो है AgCl के वो यहाँ निकल गए। यानी इसके पास में दोनों के दोनों फ्री है। यानी इसकी सेकेंडरी वैलेंसी कितनी है? इसकी सेकेंडरी वैलेंसी जो है, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, सेकेंडरी वैलेंसी जो है वो है इसकी 4। क्यों है 4? क्योंकि NH3 ने कोई भी क्लोरीन काम में नहीं लिया, इसीलिए तो 2 Cl निकल गए। अगर यहाँ पे 1 निकलता, फॉर एन एग्जाम्पल यहाँ पे 1 मोल निकलता, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे कि 1 मोल निकला है, तो मतलब इस NH3 ने 1 क्लोरीन काम में ले लिया, 1 काम में ले लिया तो 1 बच गया। तो उस कंडीशन के अंदर इसकी जो सेकेंडरी वैलेंसी है वो हो जाती 5। क्यों? क्योंकि इसको अपनी वैलेंसी पूरी करनी थी, इसने 4 तो खुद थे ही, 1 क्लोरीन ले लिया तो 5 हो गई, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक्चुअली में पैलेडियम जो होता है वो कितनी बना के रखता है? वो 4 ही अपने साथ में बॉन्ड्स बनाता है, इसलिए इसकी सेकेंडरी वैलेंसी हमेशा कितनी है? 4 हो गई, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं। अगर ये आपको समझ नहीं आया तो नेक्स्ट वाला समझो, NiCl2.6H2, ठीक है। अब इसके अंदर AgNO3 के जो मोल्स निकले हैं वो निकले हैं भाई 2 मोल्स, 2 मोल्स निकले हैं AgCl के। अब बताओ इसके अंदर इसकी सेकेंडरी वैलेंसी कितनी है?
बिल्कुल समझ आ गया आपको आई गेस। देखिए 6 वाटर जुड़े हुए इसके साथ में, 6 के 6 वाटर ने अपना काम कर रखा है, कोई भी क्लोरीन की ज़रूरत नहीं थी इसको, इसीलिए तो 2 मोल निकले हैं यहाँ पे। अगर वो 2 क्लोरीन फ्री नहीं होते 2 मोल्स निकलते नहीं। इसका मतलब कि इसकी जो सेकेंडरी वैलेंसी है वो है 6। ठीक है, अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रही हूँ, आपको बताने हैं मुझे उसका नीचे जो है कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके बताने हैं कि इसमें कितनी है। PTCl4.2HCl, PTCl4.2HCl। अब इसके अंदर आपके जो मोल्स निकलते हैं वो निकलते हैं 0 मोल्स। ठीक है, 0 मोल। आपको बताना है इसकी सेकेंडरी वैलेंसी क्या है। ठीक है भाई, अब बताइए नेक्स्ट जो है वो है COCl2.4NH3, COCl2.4NH3। ठीक है, अब इसके अंदर जो आपके मोल्स निकलते हैं वो निकलते हैं 1 मोल। ठीक है भाई, 1 मोल। जो कमेंट बिल्कुल सही करेगा उसका कमेंट जो है मैं उसका नाम लूँगी। जिसने भी आंसर सारे सही बताइए, तीनों, एक और लिख रही हूँ मैं, तीनों जिसने भी सही बताए नेक्स्ट वीडियो के अंदर उसका मैं नेम लूँगी कि हाँ इसने जो है बिल्कुल सही बताया था। ठीक है, नेक्स्ट है PTCl2.2NH3 और इसके अंदर जो मोल्स निकलते हैं वो है 0 मोल्स। ठीक है भाई, इसके अंदर कितने निकलते हैं? 0 मोल्स। अब आपको बता देना है कि इसका आंसर यहाँ पे सेकेंडरी वैलेंसीज इनकी कितनी है। जिसका सही आंसर होगा नेक्स्ट वीडियो पे उसका नेम लूँगी। आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। बुक से पढ़ लीजिएगा अच्छे से। जिसको वीडियो पसंद आई है प्लीज़ लाइक कर दीजिए, इनके आंसर्स कमेंट कर दीजिए, हो सके जितना अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और अगर कोई चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल को भी जाकर जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।